हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को लेकर के चल रहे हैं और आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होना निर्धारित है। और मैं आप सभी लोगों से जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर देता हूँ उसमें आप लोगों को मैं डेली बेसिस पे कहता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों, ये सिर्फ सीटेट की क्लास नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपको कहीं से मिल रहा है तो भी आपके लिए याद रखिएगा ये एनसीईआरटी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप क्लास 8th के भी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह क्लास 8 की हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं और एक क्लास में ये भी आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं आपको हर क्लास में अपने कहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आपको क्लास 6 की एक लगभग 6.5-7 घंटे की एनसीईआरटी की क्लास आपको मिल गई होगी और आप सभी लोग उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और शानदार तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसी तरीके से आपको क्लास 7th का भी दे दिया गया है और अब उसी के क्रम में ये क्लास 8th की एनसीईआरटी है जिसको हम लोग मेरे प्यारे साथियों करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जैसा भी, जहाँ पे भी आपको थॉटेबल क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि ये सोचने वाला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा इस पर अपना सोच विचार बनाना है, वहाँ पे आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि रियल तौर पे एनसीईआरटी इसी तरीके से पढ़ी जाती है। क्योंकि याद रखना, अगर हमें फैक्ट ही लेना होता है तो हम क्यों ना रेफरेंस बुक से केवल फैक्ट कलेक्ट कर लें। तो याद रखिएगा, सीटेट वाले बच्चे ध्यान रखेंगे स्पेशली कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपसे उठा करके क्वेश्चन पूछ ली जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन सीटेट में आपको देखने को मिलेंगे जो क्रियाकलाप से संबंधित, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। या जो पहेली बूझो टाइप के, जो यहाँ पे बच्चों वाले कार्टून में जो आपके कुछ एक बहुत ही मूल्यवान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से भी प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं हूबहू आपकी एनसीईआरटी की लाइन उठा करके। तो आप सभी लोगों को इन सारी चीज़ों पर फोकस करते चलना है और याद रखिएगा कि सिर्फ सीटेट वाले बच्चों को मैं यहाँ पे एक लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि उनके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। बाकी जो ये समरी समझा रहा हूँ, वो जो आपको सोचने पर मैं एक तरीके से बाध्य कर रहा हूँ, ये आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम में मेंस लिखने में काफ़ी मदद देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग अपनी बुक लेकर के सामने बैठिएगा। आप सभी लोगों के पास बुक होगी ही होगी। 50-60 रुपए की बुक आती है, बहुत महंगी बुक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत 3rd और भाग 1। आपने देखा था कि क्लास 6 में हमारे अतीत 1st पढ़ा गया था, 7th में हमारे अतीत 2nd आपने पढ़ा था और 3rd आप देखेंगे तो हम क्लास 8th में पढ़ रहे हैं। आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, देर न करते हुए। आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको एनसीईआरटी बुक्स में सब पहले शुरू में जो सारी चीज़ें दी गई होंगी उनसे रिलेटेड वो आपको यहाँ पे दी जाएंगी। और ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जो भी यहाँ पे उस चैप्टर शुरू होने से पहले जो भी आभार, जो भी आमुख वाली चीज़ें दी गई होती हैं, उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको ये पता चलता है कि भाई इस जो भी आपके इस क्लास की एनसीईआरटी है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो आप लोग देखे होंगे डेली बेसिस में मैं आपको बताता ही हूँ। अब आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग कौन कौन से चैप्टर को कवर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करें। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, विषय सूची अगर हम देखेंगे तो क्रमशः हम एक एक विषय को लेकर के चलेंगे और एक एक चैप्टर वाइज हम चलेंगे। पहला चैप्टर अगर हम इसमें भी देखेंगे तो कैसे, कब और कहां। आपने देखा था कि क्लास 6 की जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसमें भी कब, कहां, क्यों, कैसे पढ़े थे। फिर उसके बाद से 7th में भी हमने सबसे पहला चैप्टर थोड़ा सा खोजों से रिलेटेड पढ़ा था कि कब, कहां, क्यों, कैसे। और 8th में भी हम लोग इसी तरीके से कैसे, कब, कहां, ये पहला चैप्टर देखेंगे। सेकेंड चैप्टर अब हम देखेंगे यहाँ पे आपकी क्लास 8th में अधिकतर आधुनिक भारत के बारे में यहाँ दिया गया है कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता जो स्थापित होती है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे आपके जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आती हैं और उसके बाद से वो धीरे धीरे किस तरीके से यहाँ पे अपनी कॉलोनियां बनाने लगती हैं, साम्राज्य स्थापित कर लेती हैं, इनको हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। फिर 3rd चैप्टर हम लोग यहाँ से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। मतलब कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये किस तरीके से एक व्यापारी से और इतने बड़े लेवल पे साम्राज्य अपना स्थापित कर पाए, 200 वर्षों तक भारत में शासन कर पाए। किस तरीके से उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र डेवलप हुए उन पे अपना शासन चलाया। और आपने क्लास 6 और 7 पे आपने पढ़ा था कि ये ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र जो आए वो कैसे आए, ये आपने समझने का वहां पे प्रयास किया था। इसी तरीके से 4th चैप्टर हम लोग देखेंगे आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना।
मतलब कि जो आपने जनजातियों के बारे में पढ़ा था क्लास 7th में भी, क्लास 6 में भी, कि जनजाति क्या होते हैं, जनजाति किस तरीके से एक जो मेन समाज था उससे परे होते थे, उससे कटे हुए होते थे, इनको हम लोगों ने पढ़ा था। और दीकू मतलब कि यहाँ पे जनजाति जो अपनी भाषा में जो उस समय के ब्रिटिशर्स थे उनको दीकू बोलते थे, मतलब कि डाकू शब्द की संज्ञा देते थे। तो इन ब्रिटिशर्स के बारे में और किस तरीके से एक स्वर्ण युग की कल्पना यहाँ पे ब्रिटिशर्स इन आदिवासियों को, आप देखेंगे कि कैसे शोषण उनका करते हैं। आपको बहुत सारे आदिवासी विद्रोह देखने को मिल जाएंगे, जैसे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इस तरीके से आपको बहुत सारे आदिवासी विद्रोह देखने को इसीलिए मिलेंगे क्योंकि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उनके क्षेत्रों पे आधिपत्य करके और उनको उनके क्षेत्रों से भगा दिया और उनको जबरन बेगार मजदूरी कराने लगे थे। ठीक है, 5वें चैप्टर में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, जब जनता बगावत करती है, मतलब कि 1857 की क्रांति हम लोग देखेंगे। क्योंकि आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, कहीं भी सुना भी होगा कि भारत में आप देखेंगे कि तो सबसे पहले प्लासी के युद्ध से एक अंग्रेजों का हल्का सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि भाई हम भारत में साम्राज्य अपना स्थापित कर सकते हैं। और जैसे ही 1764 में ये लोग बक्सर का युद्ध जीतते हैं अंग्रेज, उस समय ये पूर्ण यकीन कर लेते हैं और ये इनका पहला कदम होता है अपने साम्राज्य को भारत में स्थापित करने का और फैलाने का। तो याद रखिएगा, जब यह धीरे धीरे हमारा शोषण करने लगते हैं तो 1857 की क्रांति जो ठीक 1757 अगर प्लासी के युद्ध से देखे तो ठीक 100वें वर्ष हुई थी। लगभग ये 100 वर्ष में जो जितना इनके द्वारा शोषण किया गया था उन सभी का एक रूप आपको 1857 की क्रांति में देखने को मिलेगा। और ये आपकी प्रथम एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था, लेकिन ये किसी कारणवश असफल रहा, वो भी हम लोग वहां पे चीजों को समझेंगे। अगला चैप्टर अगर हम देखेंगे तो इसमें है उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी, कि मतलब किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने उपनिवेशवाद की स्थापना की, किस तरीके से शहरों को उन्होंने कब्जा किया और किस तरीके से जो आप पढ़ते होंगे समझते होंगे कि महारानी का शासन आ गया, एक शाही नियंत्रण आ गया, दिल्ली दरबार लगाया जाने लगा, ये किस तरीके से सारी चीजें हुई, कुछ इस तरीके से हम चैप्टर 6 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े तो देखिएगा केवल 6 चैप्टर हैं आपके क्लास 8 की एनसीईआरटी में, हम इनको क्रमशः एक एक करके पढ़ेंगे। अब जैसे देखिएगा, अब आपने प्राचीन काल से लेकर के और पूरा आपने मध्यकाल तक को अच्छे से एक समरी रूप में देख लिया। आपको फैक्ट बहुत कम देखने को मिले होंगे, बट मेरे प्यारे साथियों आप देखे होंगे कि आपको एक समझ स्थापित हो गई होगी थोड़ी बहुत कि आपको हिस्ट्री को कनेक्ट कैसे करना है। क्योंकि मैं आपसे शुरुआती क्लास में ही मैंने बोला था कि हिस्ट्री एक चैन की तरह होती है, ये चैन जब तक आप नहीं कनेक्ट करोगे आपको चीजें भूल जाएंगी। तो एनसीईआरटी आपके दिमाग का जो लेवल है वो ब्रॉड करती है और फिर उसके बाद जब आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो तो आपको चीजें समझ में आती हैं। अच्छा, ये अशोक के बारे में तो हमने देखा था थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में, अब अशोक के बारे में यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत समझ लिया, अब उनके फैक्ट्स को देख लेते हैं, किस तरीके से उन्होंने शासन किया और कौन कौन से उनके प्रमुख युद्ध हुए और किस धर्म से वो प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ आपके यहाँ पे पूना में दरबार में संधि करते हुए कुछ हस्ताक्षर यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारियों के साथ कुछ लोग कर रहे हैं, ये देखिएगा एक फिगर दिया गया है। अब आइए चलते हैं मेरे प्यारे साथियों और पहले चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका यहाँ पे कि कैसे, कब और कहाँ। अब आइएगा देखने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों से मैं कहता हूं कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा करो, चाहे आप मैथ पढ़ो, चाहे रीजनिंग पढ़ो, चाहे आप जीएस पढ़ो, हमेशा उसमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे जरूर लगा करके उस टॉपिक को पढ़ा करो। इससे क्या होता है कि भाई अगर इसे मान लीजिए जीरो को ही आप देखते हो तो जीरो कैसे आया, क्यों आया, जीरो की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में पहले सीखो। इससे आप देखोगे कि आप मैथ के जानकार ही नहीं, मैथ के आप ज्ञाता बन सकते हो। आप आने वाले समय में हो सकता है कि मैथ के बड़े बड़े विद्वान आप साबित हो सकते हो, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा सोच ले जाओगे। तो आपको हमेशा वो हर टॉपिक में करना होता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्लास, अगर हम अर्थ का पहला चैप्टर उठा रहे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिया है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और आपसे क्वेश्चन लगा दिया। मतलब कि आपने देखा था कि किस तरीके से क्लास 6 में हम लोगों ने देखा था कि भैया 100 साल पहले की घटना को हम लोग कैसे जान सकते हैं, आपने उसको वहां से चैप्टर शुरुआत किया था। फिर इसी तरीके से आपने क्लास 7th में थोड़ी बहुत खोजी प्रवृत्ति के साथ अपने चैप्टर को शुरुआत किया था। और उसी तरीके से अब हम लोग इस आधुनिक भारत को जो हम लोग यहाँ क्लास 8th में समझेंगे, इसको हम लोग तारीखों से समझने का प्रयास करेंगे कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आइए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है कि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी।
आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई। मतलब कि देखिएगा, अधिकतर बच्चे, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पे आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है, उसी प्रॉब्लम को एनसीईआरटी में कक्षा 8 के एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में दिया गया है। आप सभी लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री को उठाते हैं तो आप तारीखों पे तारीख रटे जाते हैं कि प्लासी का युद्ध इस समय हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, और उसको आप डेट वाइज रटते चले जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपको रटना नहीं है, क्योंकि वही चीज आपको यहाँ पे दिया है कि भाई ये बहुत उबाऊ है, हम इसको क्यों पढ़ें, हम इसको रट लेंगे, थोड़ा बहुत एग्जाम में कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री। आगे देखिए, बस तारीख रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? तो आप बिल्कुल कहेंगे कि नहीं, यह धारणा नहीं सही है। अगर मान लीजिए हम अशोक के बारे में सारा फैक्ट तैयार कर ले और हमें यही नहीं पता है कि मौर्य काल का सबसे पहला शासक कौन था, हम ये भी रट ले, तो अशोक कौन था और मौर्य काल का सबसे पहला शासक जो था, उनमें संबंध क्या था, हम तुलना कैसे कर पाएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके समय में भारत की क्या स्थिति थी, और जो इसका पोता अशोक था उसके समय में भारत की क्या स्थिति आई थी। ये कल्पना हम कैसे कर पाएंगे कि दोनों के हम साम्राज्य के एक तरीके से शासन प्रणाली को हम समझ सके। याद रखिएगा, जब आप इसको कहानी की भांति समझते चलेंगे तो आपको हिस्ट्री रोचक होने लगेगा। और फैक्ट तो आप जब एक बार कहानी समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो वो फैक्ट याद हो जाने वाली चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे से ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह थी और उनमें बाद में क्या बदलाव आए हैं। आगे कह रहा है कि जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे अगर चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात से हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा, या किसने सबसे पहले इस चाय या कॉफी को पिया होगा। ये भी तो स्वाभाविक सी बात है, कनेक्ट करने की बात है। अब देखो यहाँ पे आपसे अभी हम लोग पूरी बात पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे होती थी। ठीक है, मतलब कि देखो यहाँ आपसे थोड़ी सी बातों को दिया गया है और आपसे ठीक वही जो आपने क्लास 6 और क्लास 7 में चीज़ों को किया है वही चीज़ें यहाँ पे दोहराई गई हैं। मतलब कि आपसे यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले ये उठा लेते हैं कि भाई फैक्ट 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 और तिथि को रटते चले आते हैं। अब भाई हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो इतनी सारी तिथियां हैं, आप कैसे उसको याद कर पाओगे और हिस्ट्री को आप रोचक कैसे बनाओगे, तो उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे आएगा। मान लो हमने रेलगाड़ी के बारे में याद कर लिया कि 1853 में सबसे पहली रेलगाड़ी डलहौजी ने स्थापित की और यह पहली रेलगाड़ी बंबई से ठाणे तक चलाई गई। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने कभी वहां पे सोचा कि इस रेलवे की जरूरत इन ब्रिटिशर्स को क्यों पड़ी? ब्रिटिशर्स के माथा क्या खराब था क्या कि वो ऐसे आए और पैसा लगाना शुरू कर दिए? भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको कुछ फायदा दिखेगा तभी तो आप वहां पे पढ़ाओगे, तभी तो आप वहां पे रेलवे का एक तरीके से विस्तार करोगे। अब मान लो कि अब यहाँ पे आपको ये जो डिजिटल बोर्ड दिख रहा है ये 3 लाख का आता है, कैमरा जो सामने जिसमें आप लोगों को मैं देख के पढ़ा रहा हूँ वो 2 लाख का है। तो इस तरीके से अगर पूरा सेटअप मैं देखूं तो 10 लाख का ये सेटअप। अब ये 10 लाख क्यों आपके आशीष सर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, उसका रीजन समझने का प्रयास करिए। क्योंकि हमें यहाँ से क्या है कि भाई हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, हमारा भी थोड़ा रोजी रोटी चल जाए, हमारी भी थोड़ी नाम उम हो जाए, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दे रहे, एग्जाम में सफल करा देंगे और आप आगे जाकर के थोड़ा बहुत हमारे चैनल का नाम भी लेंगे तो थोड़ा सा इससे लोगों में हमारा चैनल प्रचलित होगा, हम हो सकता है एक संस्था अपने आप को बना ले बड़ा लेवल पे। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं हमारा भी क्या है, एक स्वार्थ है। और स्वार्थ क्या है, ये तो भाई हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई स्वार्थ तब होता है जब हम आपके साथ छल कपट करते हैं। तो इसी तरीके से अब अंग्रेजों को भी तो रेलवे की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले के समय में क्या होता था कि पैदल आप कहां से सामान ले जाएंगे। पूरे भारत से अंग्रेज व्यापार की सामान को इकट्ठा करते थे अपनी फैक्ट्रियों तक, और उसमें टाइम लगता था। फिर वो बंदरगाह के माध्यम से जहाजों के द्वारा अपने देश पे कच्चे माल, जो भी मसाले वगैरह थे, वो लेके जाते थे। ऐसा तो था नहीं कि बंदरगाह के ही पास सारा सामान मिल जाता होगा। आपने देखा होगा बिहार बंगाल तक आते थे, और अगर आप केरल से बिहार बंगाल तक आओ तो आपको 2 दिन लग जाता है आने में ट्रेन से। तो ऐसे कंडीशन में अब जब इनके यहाँ धीरे धीरे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग आए, कुछ शोध हुआ, खोज हुआ, तो लोगों को लगा कि एक रेल बनाई जा सकती है जिससे हम थोड़ा सा अपने काम को क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए रेल नहीं बनाया, अपने लिए लगवाया। तभी तो उसमें पैसा इन्वेस्ट किए, ताकि हम जल्दी से अपने सामान को बंगाल से लेकर के केरल तक पहुंच जाएं, और वहां मालाबार तट पे हमारी जहाज खड़ी रहेगी, वहां से अपने देश को निकल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कच्चे माल भी उस समय हुआ करते थे। अब मान लो आप आलू लेकर के बंगाल से पैदल चलो, या कोई कच्चा सब्जी लेकर के चलो, और आप 20 दिन में पैदल मान लो किसी तरीके से पहुंच रहे हो केरला, तो आप देखोगे कि सब्जी सड़ गई, और ऊपर से आपको केरला से भी आपको टाइम लग रहा है यूरोप जाने में। तो ऐसे कंडीशंस के लिए आपके देखा था कि ब्रिटेन के जो ये आपके जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे, उसमें सबसे पहले डलहौजी आएगा। ब्रिटेन के संसद के द्वारा इस रेलवे का निर्माण करवाया जाएगा कि हम थोड़ा सा अपनी चीजें आसान कर लें। दूसरी बात आपके दिमाग में ये आएगी कि मान लीजिए जब आपने देखा होगा कि 1756 में काल कोठरी कांड कर देता है सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब होता है। तो ऐसे कंडीशन में सोचो, ये भारत था, सोचने का प्रयास करना, ये आपका भारत है, ठीक है, और यहीं पे मद्रास है। इस मद्रास से इस बंगाल तक पहुंचने में 1 वर्ष लग गया इन लोगों को, इनको ब्रिटिशर्स को, पैदल। अब अपनी सेना लेके पहुंचे, फिर 1757 में जाकर के वो प्लासी की लड़ाई लड़ते हैं। अब इससे क्या होता था, मान लीजिए जब ये पूरे भारत पे अपना एक कब्जा कर लिए, तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ विद्रोह हो गया, तो अब यहाँ विद्रोह हो गया, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए इनको जल्दी से पहुंच पाए, इसलिए भी रेलवे का ये आविष्कार किए होंगे। आविष्कार क्या, रेलवे का एक तरीके से लाइन बिछाए होंगे। समझ में आ रहा चीजें? तो ये चीजें जब आप समझ जाओगे, तब आप ऑटोमेटिक फैक्ट याद कर लोगे कि भैया 1853 में कौन पहला रेलवे का विस्तार कराया, तो आपका डलहौजी, और कहाँ से कहाँ तक, तो बंबई से ठाणे तक ये ट्रायल था। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारे भारत में रेलवे की पटरियां बिछाई जाने लगी, क्योंकि बैलगाड़ी से भी संभव नहीं था, बैलगाड़ी उससे भी स्लो चलता था। तो आपको चीजें समझ में आ रही है ना। मान लीजिए अभी आपसे यहाँ पे दिया कि चाय और कॉफी की बात यहाँ पे किया गया। अब आप खुद सोचो कि आप ये रटते हो बैठ करके कि भाई भारत में चाय की खेती यहाँ होती है, कॉफी की खेती यहाँ होती है, पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो कहवा सबसे ज्यादा ब्राजील में उगाया जाता है, तो चलो फैक्ट है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये कॉफी और कहवा की जरूरत पड़ी ही क्यों होगी? तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे अपने जीवन से लेकर के, आप देखते हो, आप नींद आती है तो आप अपने फ्रेशमेंट के लिए, कि आपको रिफ्रेशमेंट थोड़ा सा महसूस हो, आप एनर्जेटिक महसूस करो, तो आप चाय या कॉफी के प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें कैफीन, निकोटीन नामक चीजें पाई जाती हैं। अब इससे क्या होता है, वो आपकी एनर्जी लेवल को थोड़ा सा बूस्ट कर देती है, और आपको पी करके बड़ा रिलैक्स फील होता है, आपकी बॉडी का जो भी दर्द वगैरह होता है वो समाप्त हो जाता है। तो अब सबसे पहले हमको ये तो समझना पड़ेगा कि भाई ये चाय और जो कॉफी आया कहाँ से होगा, इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया होगा, कैसे ये चीजें आई। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं या तो भारत का कोई व्यक्ति गया होगा तो देखा होगा, या ब्रिटेन में आपने देखा था कि ब्रिटेन के लोग क्या करते हैं कि वहां पे वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां आपने देखा होगा कि दिन रात ठंडिये पड़ती रहती है। जिस तरीके से उनको गर्म मसाले की जरूरत पड़ी भारत से, और जो गोश्त खाते थे उस पर वो बना के गर्म मसाले में खाएं ताकि उनके शरीर में गर्मी रहे। आपने देखा होगा वहां बच्चा बच्चा वाइन पीता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने चाय और कॉफी पीना शुरू किया होगा। और जब वो भारत में आया होगा प्रचलन, तो धीरे धीरे भारत के लोगों को भी पता चला होगा कि भाई इसको पीने से थोड़ा सा या थकावट दूर हो जा रहा, तो लोग प्रचलन में शुरू कर दिए होंगे। ये भी तो रीजन हो सकता है। अब हम इसके बाद से चाय और कॉफी के फैक्ट पे आए तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये चीजें आपको जरूर समझ में आना चाहिए, और यही चीजें आपको एनसीईआरटी सिखाती है मेरे प्यारे भाई। वही बातें अभी तक यहाँ तक उन लोगों ने आपसे, जो भी लेखक के द्वारा कहा गया वो बात कही गई है। समझ में आया चीजें? आइए देखते हैं
इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कुछ भी आप पढ़ना है तो उसके कब, कहां, क्यों और कैसे जरूर आप लोग देखा करिए। देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ एक भेंट दिया जा रहा होगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोग भेंट दे रहे हैं। यहाँ पे आपको चीजें दिख रही होंगी। एक व्यक्ति झुके हुए हैं और यहाँ पे किसी ब्रिटिशर्स को यहाँ पे भेंट दे रहे हैं। देखिएगा आपसे कहा जा रहा है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहा है। जेम्स रेनले द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण है ये रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। सीटेट वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हिंदुस्तान का नक्शा सबसे पहले तैयार करने का जिम्मा किसे सौंपा गया था, तो आप कहेंगे रेनले को। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आग्रह कर रहे हैं। अब समझ लो, अब सोचो कि मैप क्या रीजन रहा होगा। अब सोचो यहाँ पे भी सोचने वाली प्रवृत्ति रखो कि भाई आखिर में ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि यहाँ पे फालतू का क्लाइव कह रहा है भाई अब मैप बनाओ। अरे मेरे भाई, अगर आपको कोई भी क्षेत्र विजिट करना है, कुछ भी अगर आपको कहीं पे भी जाना है, मान लीजिए अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप क्या करते हैं, पहले मैप पे देखते हैं कि हमारा रास्ता क्या क्या है, रास्ते में समस्या क्या क्या आ सकती है, हमको किससे जाना है। तो उसी तरीके से ब्रिटिशर्स के पास आपने देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर होता है, बन करके आता है। अभी मानचित्र इसलिए पूरे भारत का बनवाएगा अपने अंग्रेजी फॉर्म में कि भाई वो ये जान सके कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है, ताकि वो पूरे भारत में जब वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य बनाएगा तो उन क्षेत्रों को विशेष रूप से क्या करेगा, आधिपत्य करता चला जाएगा। ये तो उसको पीछे की सोच थी। लेकिन अब यहाँ के लोगों को लगा कि भाई रॉबर्ट क्लाइव ने तो मैप बनवाया है तो हम बना के दे देते हैं, और उसने बनवा भी लिया। और यहाँ आपने देखा कि यहाँ के लोग अपनी जितने भी ग्रंथ वगैरह है ब्रिटिशर्स को भगवान मान करके उनको दिए जा रहे थे कि भैया इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सुरक्षा करिए। तो आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स जो थे ये बहुत बड़े स्वार्थी थे, ठीक है। ये कभी भी अपने बातों पे कभी भी खरे टिके नहीं रहे हैं। हमेशा इन्होंने, याद रखिएगा, इस स्वार्थ भावना से किसी को सपोर्ट किए हैं या किसी के साथ रहे हैं। तो ये जब जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिएगा आपसे यहाँ पे कह रहा है कि चित्र 1 को ध्यान से देखें, यह चित्र किस प्रकार का उपनिवेशवाद का बोध कराता है। मतलब कि यहाँ पे अगर उपनिवेशवाद की बात हम करते हैं तो सबसे पहले उपनिवेशवाद का अर्थ आप लोग समझ लेना होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों, उपनिवेशवाद का मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई भी देश, उपनिवेश का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश के संसाधनों का दोहन कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में वो उपनिवेश कहलाता है, उस देश के लिए वो उपनिवेश कहलाएगा। लेकिन अगर अभी इसी को थोड़ा सा और टर्मिनोलॉजी अगर हम बढ़ा दें, औपनिवेशिक काल अगर हम बोल दें, मतलब कि अगर जो देश उस दूसरे देश का संसाधनों का दोहन तो कर ही रहा था प्लस वहां की राजनीति में हस्तक्षेप कर लिया, तो यह ऐसे कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं थोड़ा सा इसका मॉडरेट फॉर्म औपनिवेशिक। समझ में आया चीजें? मतलब कि अब ये कॉलोनी बनाने लगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उपनिवेशवाद का ये जो पहला वाला फिगर है ये बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो फिगर है ये आपको ये इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में ये दिखा रहा है कि उस समय ब्रिटिशर्स कभी जब इस तरीके से लोग यहाँ ब्राह्मण लोग सोचो आकर के ग्रंथ दे रहे हैं, मतलब कि वो ब्रिटेन वालों से कह रहा है कि हमारे ग्रंथ की रक्षा करिए, मतलब कि इस समय तक ब्रिटेन का वर्चस्व बहुत बढ़ गया था। मतलब कि ब्रिटेन ने धीरे धीरे हमारे यहाँ कॉलोनियां बनाना शुरू कर दिया था। यही तो दर्शा रहा है यहाँ पे। भाई जब मान लीजिए आज हम संप्रभु हैं, हम संप्रभु राष्ट्र में रह रहे हैं और आज हमारा संविधान है और कल को ब्रिटेन की महारानी भारत घूमने आए और हम अपने संविधान को ले जाकर ऐसे उनके सामने सौंप दें कि मैम प्लीज इसकी रक्षा करिए, मतलब कि हम उनके चुंगल में फंस चुके हैं, हम उनके अधीन हो चुके हैं, तभी तो हम दे रहे हैं। अब आज आप देखिए कहीं कभी प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, तो क्या आप अपने संविधान को लेके जाते हैं वहां देते हैं? वो आते हैं टूर पे, संधि करते हैं, समझौता करते हैं और निकल जाते हैं। समझ में आया चीजें? तो देखो यह चित्र भी आपको इनडायरेक्टली रूप में कुछ न कुछ दिखा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। अब देखना, अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है अब से। देखिएगा आपसे कह रहा है कि ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं।
समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबानों पे चढ़ा था। अभी मैंने आपको कहानी क्या बताया कि धीरे धीरे कोई एक व्यक्ति उस टेस्ट को चखा होगा और फिर धीरे धीरे लोगों को इससे रिलैक्स होने लगे होंगे। अब कोल्ड ड्रिंक आप बताओ, कोल्ड ड्रिंक क्या अचानक से मार्केट में कोल्ड ड्रिंक लॉन्च हुआ होगा तो सब पीने लगे होंगे? नहीं। जैसे मान लीजिए अभी कोई नया ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक आ जाए तो हम पहले दुकानदार वाले भैया से पूछते हैं कि भैया ये क्या है, बढ़िया है कि नहीं, हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा खराब तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रस्ट बना हुआ है थम्स अप और कोको कोला पे, क्योंकि वो हम पहले से पीते हुए आ रहे हैं, हमने उसको टेस्ट भी किया है। तो अब ऐसे कंडीशन में अब हमें यहाँ डर रहता है कि भाई क्या है, 50-50% चांस हो सकता है ये टेस्टी भी निकल जाए, हो सकता है ये स्वादहीन भी निकल जाए, तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में या तो कोई व्यक्ति पिया होता है तो उससे हम सुने होते हैं, वो अगर कहता है कि स्टिंग पिया करो, स्टिंग पिया करो, रेडबुल का छोटा भाई है और स्टिंग पीने से तुरंत एनर्जी आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैं भी ऐसे कहीं पढ़ा रहा था तो हमसे किसी ने कहा कि अगर सर आप रेडबुल नहीं पी पाते हैं और लंबी क्लास लेते हैं तो बीचवा में एक स्टिंग पी लिया करिए। स्टिंग क्या होता है? एनर्जी ड्रिंक होता है। तो अब हमें नहीं पता था तो हमने सोचा कि भाई चलो पी करके देखते हैं। हमने पी के देखा, बड़ा मजा आया, वाकई में थोड़ा एनर्जी फील हुआ। लेकिन ज्यादा बेसिस पे आप लोग मत पीना शुरू करिएगा, याद रखिएगा, ठीक ना? एक दिन में 2 ही बॉटल बस पीना चाहिए। अब देखिएगा आगे कह रहा है कि इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती कि चाय लोग पीना कब से शुरू किए हो, लेकिन एक टाइम रहा होगा जब से चाय लोग पीना शुरू किए होंगे। इसका हम कोई तिथि थोड़ी ना बता सकते हैं कि एक स्पष्ट तिथि कि 1853 के पहले 52 में एक को व्यक्ति चाय से रूबरू ही नहीं था, 53 में सब रूबरू हुए तो 53 में हुए, ये हम नहीं कह सकते। आगे देखिएगा, इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते कि भैया पलासी के युद्ध से ही यहाँ पे इनकी स्थापना हो गई कि बक्सर के युद्ध से ही हो गई, क्योंकि अभी देखिए आपको यहाँ पढ़ने से पहले ही मैंने क्या कहा था कि अंग्रेजों का पलासी का जब ये युद्ध जीते तो कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हम आगे और कर सकते हैं, और जैसे बक्सर का जीते तो बक्सर में इसलिए उनका पहला चरण स्थापित हो गया क्योंकि उन्होंने जो भारत का मुगल बादशाह था उसी को हरा दिया था। तो अब ऐसे कंडीशन में जो भारत का राजा है, जो भारत को संभाल रहा है, भारत पे राजपाट कर रहा है, उसी को जब हरा दिए तो स्वाभाविक सी बात है कि अब यहां से आपका वर्चस्व शुरू। तो एग्जैक्ट कोई टाइम पीरियड यहां पे हम नहीं कह सकते हैं। धीरे धीरे एक समय अंतराल में ब्रिटेन का साम्राज्य स्थापित हुआ। ऐसा थोड़ी ना था कि भाई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हरा दिए और तुरंत ही उनका साम्राज्य खड़ा हो गया, नहीं, अभी भी उनको साम्राज्य खड़ा करने में टाइम लगता है। इसीलिए आपने क्या देखा कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को खड़ा करते करते एक टाइम पे स्टेबल हुए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण, फिर आपका पूंजीवाद चरण हम लोग पढ़ते हैं ना। तो ये सारी चीजें 3 चरणों में इन लोगों ने अपने प्रक्रिया को लिया और 200 वर्ष तक ये शासन किए। इन 200 वर्षों में धीरे धीरे ये अपने आपको स्टेबलाइज किए भारत में और भारत के हर छोर पे। अब देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में हम बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए। मान लीजिए आपने पीछे पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत सारे लोग पतन के बारे में ये कहते हैं कि भाई वहां पे बाढ़ आ गया होगा या वहां पे अकाल पड़ गया होगा, लोग मर गए होंगे या भाग गए होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, या वहां भूखमरी आ गई होगी, या इस तरीके का कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ होगा कि लोगों को अचानक से खूब गर्मी या खूब ठंडी लगने लगी होगी, बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे। तो कई वैज्ञानिकों के द्वारा कई कारण दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का। तो क्या यह एक बैक थोड़ी ना हुआ होगा? आज के समय से समझ लो, क्या आज के समय में आप दिल्ली में रह रहे हो, अब दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि दिन भर में 20 सिगरेट 22 सिगरेट पीने के बराबर पॉल्यूशन है। अब जो व्यक्ति नहीं पी रहा है उसको भी तो दिक्कत हो रही है, उसको भी तो हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, और जो व्यक्ति पी रहा है उसको तो हो ही रही है, ठीक है। तो ऐसा लोगों को हमने यहाँ पे कहते भी सुना है कि अरे भाई जब 20 सिगरेट पीने के बराबर यहाँ पे पॉल्यूशन है तो 2 ठे और बढ़ा लो, 22 कर लो, 2 ठे बाहर से पी ले रहे हैं। तो समझ रहे बात को?
तो कहने का मतलब ये कि जो धीरे धीरे जो आप अभी देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है और आपके मौसम अब एक एक महीने आगे की तरफ खिसक रहे हैं, जो ये आपकी कड़ाके की ठंड आ जाती थी इस अक्टूबर में, और यह अभी आप देख रहे हैं कि खूब गर्मी पड़ रही है, मतलब है क्या, जलवायु परिवर्तन। तो धीरे धीरे ये बदलाव हो रहा है, और जब धीरे धीरे यही बदलाव मेरे प्यारे साथियों एक लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो अचानक से किसी दिन क्या होगा, परिवर्तन होगा और तुरंत यहां कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। लोग कहते हैं कि लोग समाप्त होंगे, जो लोग बच पाएंगे भाग जाएंगे कहीं ना कहीं। तो यही तो होगा। तो हम भी लोग फिर कलयुग के बारे में अगर कोई इतिहासकार सर्च करेगा, खोजेगा, तो वो यहाँ पे क्या धारणा बताएगा कि जलवायु परिवर्तन हुआ था, बहुत पॉल्यूशन फैला था, पर्यावरण स्वच्छ नहीं था, इनकी सभ्यता का पतन होने का कारण। समझ में आया? देखो क्लास अर्थ में 6 चैप्टर ही दिए गए, लेकिन ये 6 चैप्टर याद रखिएगा पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अब यहां से धीरे धीरे गुत्थी खुलना शुरू होगी। क्योंकि आपने देखा होगा 6 में 7th में सिर्फ कहानी थी, यहां पे हमने यहां से लेकर के यहां तक में कितने पॉइंट्स हम लोगों को जानने पड़े जो हमें अपने शब्दों में बयां करना पड़ रहा है। समझ में आया? आगे देखिएगा। तो फिर लोग इतिहास के तारीखों से जोड़ करके क्यों देखते हैं, यहां पे आपसे क्वेश्चन मार्क दिया। अब देखिएगा, इस जुड़ाव की एक वजह होगी। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं का ब्यौरा को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, और कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मारा गया, उसके बाद कब और कौन शासक गद्दी पे बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व क्या होता है, बना रहता है। आगे आपसे कह रहा है कि जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा, मतलब कि कक्षा 7 और कक्षा 6 में, कि इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पे ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह से समय समय पे बदलते रहे। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सी तारीख है। ठीक है, मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ तारीखें ही इतिहास नहीं होती हैं और सिर्फ तारीखों से ही इतिहास नहीं लिख दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आज के समय में मैं एक बहुत महान राजा हो गया, जैसे रतन टाटा जी का अभी देखिए देहांत हो गया है। ठीक है, तो देहांत हुआ है तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बेस्ट काम किया अपनी लाइफ में। भारत के लिए उन्होंने देखिए कितने सस्ते दामों पे टाटा के बढ़िया गाड़ियां बनवाई, बहुत मजबूत, कम पैसों में गाड़ियां भी उन्होंने लॉन्च की, और भी स्टील वगैरह के जो भी प्लांट है कितने अच्छे से उन्होंने चलाया, और भी बहुत सारी उनकी उपलब्धियां हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि रतन टाटा जी कब पैदा हुए, पैदा होने के बाद से कब वयस्क हुए, क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए और कब मरे, ये हम बता सकते हैं तारीखों। समझ में आया? लेकिन जो रतन टाटा जी ने अपना एम्पायर खड़ा किया, उस एम्पायर को खड़ा करने में उनको एक टाइम लगा होगा, धीरे 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 धीरे। तो इसकी हम एक निश्चित अवधि नहीं बता सकते हैं कि इसी समय इन्होंने खड़ा कर दिया। समझ में आया? अगर मान लीजिए सन 1942 में अगर सपोज दैट उन्होंने खड़ा किया, तो धीरे धीरे उसको डेवलप होने में 80 लग गया होगा। तो ये बीच का टाइम पीरियड क्या है, आपके समय को नहीं बता रहा है एग्जैक्ट कि कब उनका बिजनेस बिल्ड किया। समझ में आ रहा है? तो हम तारीखों से जान जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम तारीखों के बिना नहीं जान सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो तारीखों के बिना हम जान सकते हैं। ध्यान रखिए। अब देखिएगा कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे विवाद इतिहासकारों के द्वारा होते हैं। कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इस समय पनपी, कुछ लोगों के द्वारा उससे पहले बताया जाता है, कुछ लोगों के द्वारा उसके बाद बताया जाता है। मतलब कि यहाँ पे तारीखें ही कंफर्म नहीं है, सब अपनी प्रोबेबिलिटी के आधार पे यहाँ पे चीजें बता रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पूरा तत्वविद खोज को और जो भी वहां से पांडुलिपि वगैरह अभिलेख वगैरह प्राप्त हुए हैं, उनसे जिस तरीके से उन्होंने प्रोबेबिलिटी की है
एक यहाँ पे गणना किया है, उस आधार पे वो अपने अपने गणना के आधार पे उनका निष्कर्ष दे रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़िएगा। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों की उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। समझ में आया? मतलब कि क्या आपने रिपन के कभी व्यक्तिगत जीवन को जानना चाहा? जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम को जब पढ़ते हो तो उनके व्यक्तिगत जीवन को भी आप देखते हो, और भी लोगों के बारे में आप देखते होगे। जब आप स्वामी विवेकानंद को देखते हो तो उनके भी व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप देखते हो। बाकी चीजें तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, लेकिन क्या आपने कभी भी अगर कहीं भी पढ़ा भी होगा या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आपने लीटन का एक पढ़ लेते हैं कि इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और रिपन जो था ये थोड़ा अच्छा था, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म कर दे। ये तो इनकी प्रक्रिया आप पढ़ रहे हैं ना, इनके पर्सनल जीवन के बारे में क्या आप जान रहे हैं? कर्जन के बारे में जान रहे हैं कि इसकी वाइफ का क्या नाम था, ये कब पैदा हुआ, कब कहाँ से क्या हुआ, किस तरीके से इनके अंदर ये ब्रिटिश अधिकारी बना? क्या ये आपके कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया? या पढ़ने की जरूरत होती है? नहीं होती है। तो वही यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जिसने जानना महत्वपूर्ण हो, मतलब जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज हम लोग नहीं जानते। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है कि इन लोगों ने जब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जब गवर्नर और वायसराय बन के आए तो इनके टाइम पीरियड में जो 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए आए, उस टाइम पीरियड में क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, बस इनको हम लोग तारीखों के आधार पर जान लेते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों को किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां क्या कोई मायने नहीं रखती? उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती? तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। समझने का प्रयास करिएगा। पहले चैप्टर में आपसे लेखक क्या कह रहा है, अभी आपको सिखा रहा है। और देखिएगा क्लास अर्थ में 6 चैप्टर ही है और 6 चैप्टर बहुत बड़े ब्रॉड थिंकिंग के साथ आपको पढ़ाया गया है। अब यहाँ देखने का प्रयास करिएगा, आपसे क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि आपने ईयर बाय ईयर सारे गवर्नर्स को देख लिया, उनके महत्वपूर्ण कार्य को देख लिया, लेकिन क्या आप ये समझ पाए कि इनके समय में भारत के समाज की क्या स्थिति थी, कैसे चल रहा था, क्या बदलाव आ रहे थे? अच्छा एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए भी देखा होगा, बहुत किताबों में भी लिखा होगा कि रिपन जो था, लॉर्ड रिपन, वो एक थोड़ा सा अच्छा ब्रिटिश गवर्नर बन करके आया भारत में। क्या ऐसा कर दिया भैया? क्या ऐसा कर दिया? वो भी तो ब्रिटिशर्स था, लेकिन उसने ऐसा क्या कर दिया कि भारतीयों के लिए वो थोड़ा सा चहेता गवर्नर बन गया? क्योंकि आपने देखा होगा कि उसने क्या किया होगा, भारतीयों की कंडीशंस को थोड़ा सा बहुत ज्यादा शोषित नहीं किया होगा, उनके लिए कुछ इमोशनल भाव रखता होगा, उनको कुछ अच्छा काम उनके लिए किया होगा, तभी तो वो उनके लिए एक तरीके से भगवान की तरह था, उनको एक उस व्यक्ति को अच्छा मानते थे। वो भी तो ब्रिटिशर्स था। जबकि सारे ब्रिटिशर्स अगर दुश्मन हैं
तो वो भी तो होना चाहिए। लेकिन हम क्यों बोलते हैं कि रिपन अच्छा था? तो हम वहां पे इस आधार पे तय कर पाते हैं कि रिपन अच्छा था कि खराब था कि हम उसके पीछे की बात को समझे होते हैं, हम उसके समय की भारत की दशा को समझते हैं, हम उसके समय के जो भी समाज की संरचना होती है उसको समझ पाते हैं कि उसने किस तरीके से शासन किया, और इस आधार पे हम तय करते हैं कि कौन सा गवर्नर जनरल किस तरीके से था, बहुत तानाशाही था या बहुत इमोशनल था या किस तरीके का था। समझ में आ रही चीजें? वही चीजें हम इस किताब में पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बाद हम उसी तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को हम लोग बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलिए, चलते हैं, देख लेते हैं भाई। आगे आपसे कह रहा है, यहां पे देखिएगा, कह रहा है यहां देखिएगा, ये कुछ आपको दिया गया है एक तस्वीर जो आपके गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने 1773 में, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। देखिएगा यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अगर यहाँ पे एक चीज गलत दिया है कि वॉरेन हेस्टिंग 1773 में भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर था। कहाँ का था? बंगाल का। और याद रखिएगा कि 1773 में नहीं बना था, इसके पहले ही 72 में बन गया। ये आपको गलत छप गया है यहाँ पे एनसीईआरटी में, ध्यान रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग जो था ये आपका बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल होता है। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उस रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पे आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल, इसी का नाम बदल करके लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया जाता है, जो इसके बाद आएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों और उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। मतलब देख रहे हो, जिस तरीके से आज आपका पीएम साहब होते हैं उसी तरीके से एक तरीके से राजा की भांति यह लीड करता था ब्रिटेन को, कहाँ पे? भारत में। और यही सर्वे सर्वा होता था, ये सारी चीज़ों को ब्रिटेन तक पहुँचाने का काम करता था। मतलब कि ब्रिटेन का एक दूत बन करके ये भारत में बैठा रहता था। सर्वे सर्वा भारत में उस समय ब्रिटेन का यही होता था, ठीक ना? ये ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल जो वायसराय, जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, इन्हीं का नाम बस बाद में बदल दिया जाएगा, वो हम लोग आगे फैक्ट में देखेंगे। अब यहाँ से समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंड ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। मतलब कि भारत के इतिहास को समझने के लिए उन्होंने क्या किया? हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि आप प्राचीन भारत में देखोगे तो अधिकतर आपने वेद, इस तरह की चीजों का विकास हुआ, तो हिंदू सनातनी धर्म के लोग थे। आप मध्यकाल में जब आते हो तो देखते हो सल्तनत काल में 5 वंश आए, आपने पढ़ ही लिया है। मुगल काल आया तो इन सभी को लेकर के इन्होंने कह दिया कि ये मुस्लिम में बांट दिए, इस मुस्लिम काल। और थर्ड में आपके ब्रिटिशर्स, यूरोपी तो आए 4-5 आपके भाई, यूरोपियों में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी आए, लेकिन साम्राज्य कौन बना पाया? तो आपके ब्रिटिश। तो इसीलिए ये जेम्स मिल ने क्या किया? इसको ब्रिटिश काल कर दिया। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। कैसे नहीं दिखाई दे रही है? एक बात बताइए, क्या इस समय अगर हिंदू की बात करें तो क्या इस समय मुस्लिम नहीं थे? क्या इस समय और संप्रदाय के लोग नहीं थे? क्या इस समय और चीजों का विकास नहीं हो रहा था? मुस्लिम अगर शासक की बात कर देते हैं, चलो सल्तनत काल को हम तय कर देते हैं कि भाई सल्तनत और मुगल काल यही मध्यकाल था। क्या इस समय और कोई काम नहीं हो रहा था? क्या और कोई इनके पैरेलल रूप में हिंदू शासक नहीं रहे होंगे? तो हम कैसे कह सकते हैं कि एकदम केवल मुसलमान वाला ही शासन था? ब्रिटिशर्स काल में अगर हम देखेंगे तो क्या इस समय कहीं और राजा नहीं थे? क्या इस समय मुगलों का प्रभुत्व नहीं था? क्या इस समय भी तो मुगल थे? ब्रिटिश काल का मतलब कि सिर्फ हम ब्रिटिश को पढ़ें, तो यह एक सटीक हमारे हिसाब से नहीं बैठ रहा है। लेकिन अभी जब हम आपसे एक बात कह दें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता मानव की खोज से लेकर के और महमूद गजनवी के आक्रमण तक को अगर हम देखें तो मोटा मोटा इस समय आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा विदेशी आक्रमण नहीं हुए। इसको हम लोग कह देंगे प्राचीन भारत, जिसमें खोज हुए, जिसमें पुरातत्वविदों के आधार पर खोज किया गया, अभिलेखों के आधार पर चीजें लिखी गई,
पांडुलिपियां लिखी गई, बहुत सारी चीजों के सभ्यता का विकास हुआ, तो इसको हम प्राचीन इतिहास बोल देते हैं। मध्यकालीन का मतलब अब तुर्कों का आक्रमण होना शुरू हो गया, जो आपने देखा कि मंदिर बने, उन मंदिरों पे आक्रमण किए गए, और धीरे धीरे आपने देखा था कि दूसरे जगह के शासक आकर के यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना किए। फिर किस तरीके से 5 वंश चला है, सल्तनत काल खत्म हुआ, तब तक बाबर आ गया 1526 में, इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश स्थापित कर दिया। अब मुगल चलने लगे। तो अब ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई महमूद गजनवी से लेकर के अगर हम मुगलों तक देखें, अब मुगलों का अगर तक हम क्या कहें, मुगलों के लास्ट तक अगर हम देखें, तो यह आपका मध्यकालीन भारत ही है मोटा मोटा। और आपका कहीं ना कहीं अगर हम आधुनिक भारत में देखेंगे तो ब्रिटिशर्स के आगमन या जो मुगल में औरंगजेब के बाद आए, उनसे हम मान सकते हैं कि जो आगे की तरफ 1947 तक प्रक्रिया चली, इसको आधुनिक भारत। तो अब इसमें हम एक टाइम पीरियड बांट दिए, इसमें हम किसी भी ऐसा नहीं कि किसी वर्ग को हम निग्लेक्ट किए, तो ये हमारे लिए सटीक बैठ रहा है। क्योंकि भाई अगर हम इस टाइम पीरियड को पढ़ेंगे तो इस टाइम पीरियड में गरीब, अमीर, राजा, रंक, भिखारी, नवाब सबको पढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम इस ब्रिटिश काल वाले इतिहास को पढ़ रहे हैं तो खाली ब्रिटिशर्स को ही, यहाँ पे मतलब ये क्या जाहिर करना चाह रहा है कि खाली ब्रिटिशर्स को पढ़ना है। लेकिन इस समय भी तो और भी जनजातियां थी, भारत के समाज थे, भारत में अन्य जगहों पे राजा थे, सब जगहों पे तो ब्रिटिशर्स कब्जा करने लिए थे। तो यह हमारे हिसाब से सटीक नहीं बैठता है, ये आपको ध्यान रखना है। यही समस्या हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। आगे देखिए, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम एक ऐसे दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों में क्या महत्व होता है, क्या महत्व होता है। आपने देखा तो आपने क्लास 6 भी पढ़ा, क्लास 7 भी पढ़ा। अब मान लो मेरे प्यारे साथियों कि क्लास 6 आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी। एक तुलना मैं कर लेता हूं। आपने देखा कि जो आज हम यहां सिंपल रूप से कह दे रहे हैं मुगल बादशाह, क्या ये पद कहां से आया? आपको मैंने वहां पे एक चीज बताया था कि देखो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या आया, ये कबीला आया। कबीला के बाद से आप देखोगे तो जनपद आया, जनपद के बाद से आपका महाजनपद आना शुरू हुआ, और महाजनपद के बाद से आप देखोगे तो यहीं के बाद से सम्राट, उम्राट, इस तरीके के उपाधि धारण करने लगे। मतलब कि ये जो कबीला होता था उसमें 4 लोगों का गांव में ही एक तरीके से बहुलता थी। उसी 4 लोगों में से कोई अगर योग्य व्यक्ति है या बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको राजा मान लिया जाता था, लेकिन वो रहता भी उन्हीं के तरीके से था। फिर जब जनपद आया तो इसमें क्या किया गया, अब एक सरदार को चुना गया और वो लूटपाट करके लाता था, सब में बराबर बराबर मात्रा में चीजों को बांट देता था। लेकिन लोग कहते थे कि ये हमारा ही सरदार है, तो वो कहीं ना कहीं राजा की भांति काम कर रहा है। फिर आपका जब जनपद के बाद से महाजनपद आया, अब ऐसे कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं कि मेरे प्यारे साथियों, अब इन कई जनपदों को मिला करके अब महाजनपद का निर्माण किया गया, किले बनवाना शुरू कर दिया गया, घेराबंदी करवानी शुरू कर दी गई। अब यह राजा अच्छे से राजपाट करके, और अभी भी सेना क्या करता था, किराए पे भी लेता था और कुछ सेनाओं को रखना शुरू किया, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे तो कृषि का विकास हो चुका था, मनुष्य में अस्थायी बसाव की प्रक्रिया आ चुकी थी। मनुष्य ये चीजें जान लिया था कि क्या चीजें हमें उगानी है जो हमारे पेट के लिए सही है, और आपने देखा होगा कि कृषि पे टैक्स भी लगा करके अब राजा सेना रखने लगे और एक अस्थायी राजा के रूप में शामिल हो गए। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे साम्राज्य हुए, जब बड़े लेवल पे था तो राजा से भी बड़े सम्राट हुआ करते थे। समझ में आने का प्रयास किया, तो यह हम बदलावों को पढ़े, वही चीजें हमें यहाँ पे कही जा रही है कि वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है, कैसे ये बदलाव हुआ, कृषि कैसे आ गई। आपने पढ़ा होगा, आपको मैंने ही पढ़ाया था। मैंने क्या बताया था कि पहले लोगों ने कहीं पे बीज पाए होंगे या वो फल पाए होंगे, खाए होंगे, अच्छा लगा होगा, उसके बीजों को एकत्रित करके रखते गए होंगे, फिर छींटते होंगे, फिर थोड़ी देर बाद एक टाइम पीरियड के बाद बीज उगाते होंगे, ठीक है, फिर उससे वो खाते होंगे। तो अब धीरे धीरे लोगों के अंदर क्या हुआ कि सुरक्षित रखने के लिए इन बीजों को लोगों ने भंडारण करना शुरू किया, और लोगों ने मौसम के ज्ञान को देखना शुरू किया कि किस मौसम में ये हो रहा है, इसको क्या क्या जरूरत पड़ रही है। फिर धीरे धीरे आपने देखा कि जब लोग उसको अस्थायी रूप से बोने लगे तो ऐसे चक्करों में फसल तो 1 महीना में होने जाता है, 3, 4, 5 महीना, 6 महीना लगता है।
तो अब उसमें फसल को रोपना है, पहले खेतों को रोपना है, फसलों में से जो खरपतवार है वो हटाना है, पानी देना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, समझ रहे हो। तो उसमें एक लंबा टाइम लगा। जब लंबा टाइम लगा तो मनुष्य में अस्थायित्व की विकास हुआ और मनुष्य अब जान गया कि भैया ये चावल है, ये चावल अगर हम खा रहे हैं, दाल अगर हम खा रहे हैं तो इससे हमारा पेट एकदम टनटना रहा है, एकदम फिट रह रहे हैं, हमको अब कुछ खाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मिल जाए वो मिनरल्स का काम करेगा, हम खा लेंगे। मिनरल्स मैं बोल रहा हूं। तो उसी तरीके से आपसे यहां पे कह रहा है कि एक अवधि से दूसरी अवधि के महत्व ये अब आप समझ रहे हैं। आगे देखिए, जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। समझने का प्रयास करिए। आप अपने मैप पे देखिएगा, वर्ल्ड का मैप खोलिएगा। वर्ल्ड का जब मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहीं पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, इसके नीचे साउथ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप आपको दिखेगा, ऊपरा यहीं पे आपको यूरोप थोड़ा बहुत दिखेगा, बगलिया में आपको यह एशिया दिखेगा, इसी एशिया का हिस्सा भारत है, और नीचे आपको उत्तर पूर्वी एशिया देखने को मिलेगा। मतलब कि ये जेम्स मिल को लगता था कि जो यह यूरोप वाली सभ्यता है इससे पुरानी सभ्यता यह एशियन सभ्यता है। यही यहां पे आप कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है कि इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहां हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहां चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। और इसी आधार पर आप देखेंगे कि जेम्स मिल क्या करेगा, 3 पार्ट में बांट देगा, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिशर्स काल। ये 3 पार्ट में इतिहास को बांट देता है कि अगर आपको इतिहास को समझना है तो 3 पार्ट में आप क्या करिए, यहां पे पढ़ लीजिए। अब देखिएगा यहां पे कुछ गतिविधि दी है, आइए देखते हैं, प्रयास करते हैं क्या है। कह रहा है कि अपनी मां या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगा। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस तरह से तय किया है। तो आप ये करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा ये बहुत छोटी बात यहाँ पे आपको लगेगी, लेकिन अगर आप इसको कर ले जाएंगे तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दे करके जाएगी, या आपके मस्तिष्क को उपजा करके जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपसे क्या कहता हूं कि आपको सोचने समझने वाला प्राणी बनना है, न कि रटने वाला प्राणी। ठीक है, आगे चलो। आगे कह रहा है, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। मतलब कि जेम्स मिल जो ये 3 भाग में बांटा, इसके मन में देखो क्या चल रहा है। अरे भाई, अभी तुम लोगों ने थोड़ा सा क्षेत्रों पे कब्जा किया और इतना शोषण कर दिया कि भैया ये जो सोने की चिड़िया भारत था, इतने चोर थे सब, ये सब, कि भाई चोर शब्द बोलना पड़ता है, ये रियल में चोर थे सब। आज सुधर गए हो अलग बात है, वो सुधरे कहाँ होंगे। याद रखिएगा, वो जब लक्षण है वो जाता नहीं है। तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। जब अभी पूरे भारत पे कब्जा नहीं कर पाए तब ये वहां से पूरा खोखला कर दिए। तब पूरा भारत पे अगर ये कब्जा किए होते तभी क्या करिए होते सब। समझ में आया? लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य कहिए, एक सौभाग्य कहिए, हम इसको पढ़ रहे हैं। अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भैया इतिहास है। तो इतिहास में अपने शोषणों को भी जानिए और इससे सीख लीजिए कि आगे की तरफ अब कोई देश इस तरीके से न कर सके। अपने आप को उस तरीके से बनाइए, अपने आप पे खुद कॉन्फिडेंस रहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना शुरू करिए, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत बदलाव होगा। आगे देखिएगा, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? कैसे स्वीकार कर लें भैया, कैसे स्वीकार कर लें? हम तो ये देख रहे हैं जितना हमारे साथ मुगलों ने नहीं किया उतना तो तुम लोगों ने कर दिया। भाई अगर एक बात बताइए, सल्तनत काल आया, समझने का प्रयास करिएगा, या मुगल काल आया, ये भी बाहर के शासक थे, लेकिन इनको हमारी जनता ने एक्सेप्ट किया और हमारी जनता को ये भी एक्सेप्ट किए, हमारी संस्कृतियों को, हमारे समाज को, सबको एक्सेप्ट किए। भले शासन अपने चला रहे थे, लेकिन ऐसा तो था नहीं ना कि बहुत हमारा शोषण कर रहे थे। टैक्स वगैरह थोड़ा बहुत अपनी सेना को चलाने के लिए, अपने शासन को चलाने के लिए ले रहे थे,
लेकिन ये ब्रिटिशर्स तो एक नंबर के लालची। जब ये आए तो सीधे क्या करते थे कि जैसे आप देखेंगे कि जब बक्सर का युद्ध जीतता है तो रॉबर्ट क्लाइव क्या कर देता है, सीधे इलाहाबाद की संधि में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर देता है और क्या कहता है कि भैया टैक्स वसूलने का काम अंग्रेज करेंगे। मतलब इतना गाली देने का मन करता है, मैं क्या बताऊं कि लालची व्यक्ति थे ये, कि टैक्स ये वसूलेंगे और प्रशासन कौन करेगा, मुगल बादशाह करेगा। भैया इससे तो बेस्ट ही, इनसे तो बेस्ट ही थे मुगल उस कंडीशन में अगर देखे तो। कम से कम हमारे जनजातियों को तो परेशान नहीं करते थे, क्षेत्र को अगर विजिट करते थे अपने अंतर्गत चलाते थे और लोग उनको खुशी खुशी टैक्स भी देते थे जितना होता था। लेकिन इस तरीके का नहीं था ना कि अगर कुछ इक्का दुक्का मुगलों को अगर छोड़ दें तो ब्रिटिशर्स की तरह जबरन कितने शोषण किए, मारते थे, ऐसे गंदे गंदे कानून ले आए जिसकी वजह से कितने लोगों को क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ी, ये चीजें तो नहीं लाए ना। तो हम यहाँ पे यही बातें बता रहे हैं और आप भी आप बताइएगा कि भाई आप इस तरह की धारणा को किस तरीके से देखते हैं। जेम्स मिल क्या बोला कि हम इनके अंधकार को दूर करेंगे, सबसे अंधकार तो ये जेम्स मिले वाला ही लोग कर दिए। ठीक है, आगे देखिएगा, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। इसी वजह से इस जेम्स मिल का हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल वाला सिद्धांत था, ये असफल हो जाता है। तो अब कुछ बताइए, आपको शुरू में समझाया कि भाई हिंदू थे तो हिंदू के साथ और भी तो वर्ग वहां होंगे प्राचीन काल में, मध्यकाल में केवल मुगल थोड़ी रहते, और भी तो जगह जगह पे छोटे मोटे राजा होंगे विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के, और भी तो सामान्य जीवन चल रहा होगा। तो मतलब हम यहाँ केवल मान के चले कि मुसलमानों को पढ़ ले हमारा मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाएगा? हमको पूरा पढ़ना है ना भाई, उस समय सामाजिक दशा क्या थी और कौन कौन से संप्रदाय चल रहे थे, हम तो सब देखेंगे, उसी का एक हिस्सा होंगे मुगल। समझ में आया? आगे देखिएगा, हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। जो मैंने अभी आपको बात समझाई वही बातें यहां पे लिखी गई। आगे देखिए, आगे चलते हैं, अब देखने का प्रयास करिएगा। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट करके देखते हैं। ये बेस्ट है। प्राचीन इतिहास मतलब कि सबसे नया वाला जो खोज हुआ आधुनिक, मॉडर्न, जो उससे पहले हुआ मिडिवल, बीच का जो उससे पहले हुआ, सबसे पहले हुआ उसको एंशिएंट। इसमें हम क्या करेंगे, अब एंशिएंट हम पढ़ते हैं, हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, हम जैनो धर्म पढ़ते हैं, हम मौर्यन काल भी देखते हैं, ठीक है, हम हर्यक वंश भी देखते हैं, हम वैदिक सभ्यता भी देखते हैं, हम वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता भी देखते हैं, हड़प्पन भी देखते हैं, मोहनजोदड़ो भी देखते हैं, वहां के दरबारी कवियों के भी बारे में देखते हैं, जो राजा हुए उनके बारे में भी देखते हैं। तो इसमें कोई स्पेशली हम नाम नहीं दे रहे हैं ना कि हिंदुओं के बारे में है। समझ में आया? आगे देखिएगा, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता ऐसी आधुनिकता की ताकतों का विकास युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी कह देते। समझने का प्रयास करिएगा, हम क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि विकास का जो ये चरण चला, ये धीरे 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 ही तो आया। आज मान लीजिए धान के बारे में आप देखेंगे तो धान के इतने वेराइटी आ गए हैं कि भैया हाई धान उगाओ, बड़ा बढ़िया लहगर चावल बनेगा, बढ़िया एक नंबर का चावल बनेगा, बासमती चावल। क्या जब आपको लगता है कि जब लोग धान को पहचाने होंगे, खेती किए होंगे, खाए होंगे, नाम उसका दिए होंगे धान या चावल, उस समय इस तरह का कोई कंडीशन होगा? हो सकता है मोटका चावल उगता हो, ठीक है, या हो सकता है डायरेक्ट बासमती मिल गया हो, इनको कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी कई वेराइटी तैयार हो गए धान के मामले में भी। तो जैसे आपने देखा होगा आजकल के बच्चे जब पैदा होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं सर, कुंदन सर, तो उनका एक बेटा है, तो वो मोबाइल बहुत तगड़ा चलाता है,
मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे अगर किसी चीज़ को नहीं जान रहे हैं तो वो मोबाइल में वो चीज़ें बता देगा। तो कुंदन सर ने एक दिन क्या कहा कि हमारा बेटा मॉडर्न ज़माने का है। मॉडर्न ज़माने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग उससे थोड़ा पहले के हैं, मतलब उसके अंदर वो जो माइंड की क्षमता है चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, वो हमसे बेस्ट आई है उस पीढ़ी में। समझने का प्रयास करिएगा। तो वही मॉडर्निटी उसी आधार पे यहाँ पे क्या किया गया, मेडिवल को आधुनिक कर दिया। और वही यहां आपसे कह रहा है कि आधुनिक काल को इस आधार पे आधुनिक नाम दिया गया कि इस समय लोग विज्ञान, मतलब कि थोड़ी सी साइंस की भाषा में, साइंस के क्षेत्र में, तर्क के क्षेत्र में, थोड़ा लोकतंत्र के क्षेत्र में लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इसके पहले वाले समय में अगर आप देखेंगे तो जितना पहले चलते जाएंगे इस तरह की चीज आएगी नहीं। अरे मेरे भाई, जब खाने के लिए कुछ रहबे नहीं करेगा, अभी बात बताओ, आखेटक जब व्यक्ति था, जब शिकारी था, जब फल संग्रह करके खाता था, और उस समय साइंस के बारे में सोचेगा कि चंद्रमा पे कैसे जाना है, जीरो का आविष्कार करेगा। उस समय तो ये सोचेगा भैया पहले कैसे खाओ, अपना जीवन यापन करो, पेटवा भरा रहेगा तो हम अगले दिन सो करके उठ जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। जब धीरे धीरे वो चीजें आना शुरू हो गई उसके बाद ही तो आदमी के अंदर और आगे की सोच आएगी। तो ये आपके भी क्रम में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वही चीजें यहाँ पे कैटेगराइज किया है जो कि बहुत टफ लैंग्वेज में लिख दिया गया है, तो इसको मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया। अब आइए चलते हैं, अब यहां समझने का प्रयास करेंगे कि औपनिवेशिक क्या होता है। आओ देखते हैं। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था वही होता है। कह रहा कि इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमतों पर खरीदा, निर्यात के लिए उन महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि देखिएगा, जब मान लीजिए कि कोई एक देश किसी दूसरे देश के संसाधनों पे सिर्फ दोहन कर रहा है। पहले ब्रिटिशर्स क्या आए, वास्को डी गामा सबसे पहले पुर्तगाली आया ना, कि भाई हम मसाला लेके चले, बहुत शानदार मसाला है, बड़ा मुनाफा कमाया। अब इनके अंदर लालच बढ़ना शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स जब तक आए तो ब्रिटिशर्स थे लालची प्रवृत्ति के, ठीक है। तो अब इनके अंदर जब लालच बढ़ना शुरू हुआ, ऐसे कंडीशन में अब वो क्या किए कि हमारे यहाँ की चीजों पे थोड़ा बहुत कब्जा जमाना शुरू। तो ये होता है उपनिवेश की, मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ वो हमारे संसाधनों पे ही अपना हक मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो हमारे संसाधन प्लस राजनीति में हस्तक्षेप की, राजनीति का मतलब ये कि आए यहां देखे कि भैया हम व्यापार कर रहे हैं और देख रहे हैं एक राजा दूसरे रजवा से लड़ाई कर रहा है, मतलब कि इनको यहाँ पे जैसे गांव में नहीं झगड़ा होता है कि भाई जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा पड़ोसी आएगा और भी लौना लगा देगा। लौना शब्द समझ रहे होगे आप सभी लोग, ठीक है, मतलब कि और तिकड़मबाजी लगा देगा और झगड़ा बढ़ा देता है और उन दोनों में मार काट करवा देगा और अपने किनारे हट जाएगा। अब पता चला उसमें से कौन एक मर गया तो पता चला कि उसी का चचेरा भाई था, उसकी जितना जमीनिया थी सब हड़प लिया। तो वैसे ही आपके यहाँ पे क्या करते थे ये ब्रिटिशर्स किए। जब देखे कि एक राजा का दूसरे राजा से पट नहीं रहा है तो उनको लगाना बढ़ाना शुरू किया, उनको लड़ाना शुरू किए। जब वो लड़ने लगे तो उनको राय बुद्धि देना शुरू किए। सहायक संधि कैसे आई? अब उसके बाद से धीरे धीरे वो क्या करते थे कि उसी में हस्तक्षेप करते करते राजनीति में हस्तक्षेप की और औपनिवेशिक काल में आ गए। और आपने देखा होगा कि इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से इन्होंने बदलाव धीरे धीरे ये बदलाव होते हुए गया। और आप देखते हैं कि यही था औपनिवेशिक काल, जिसको आप बोलते हैं कि औपनिवेशिक काल ये था। समझ में आया चीजें? मतलब कि इस समय इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जितने भी चीजें करेंगे अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। अब हमको तो ये नहीं पता है कि ब्रिटेन भूखे नंगे पैदा हुआ था क्या, जो इस तरीके की घटना कृत्य किया। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो भारतीय हैं, इमोशनल होते हैं हम लोग। तो कभी भी कोई ब्रिटेन वाला व्यक्ति आए तो सम्मान हमेशा करिए उसका। कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहना है कि भाई हम सम्मान नहीं करते हैं। होंगे कुछ लोग, लेकिन अब बहुत अच्छे लोग भी हैं। जैसे आप पाकिस्तान को बहुत सारे लोग गाली देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। याद रखिएगा, आप किसी की एक स्टेटमेंट पे आप उस पाकिस्तान को गलत नहीं कह सकते। वो अलग बात है कि हमेशा
विवाद का मैटर चलता रहता है, थोड़ा सा धोखेबाजी कर देता है पाकिस्तान, लेकिन वहां पे भी कुछ अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अब उन लोगों ने जब अपने स्वार्थ के लिए यहाँ क्या करना शुरू किया कि लोगों के ना आन देखा, ना मान देखा, ना सम्मान देखा, ना इनका पेट देखा, सिर्फ हमारा लाभ हो जाए, हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा ले, इसी पे फोकस किए। और आप देखेंगे कि जितना सल्तनत काल और मुगल काल से भारत के लोग नहीं परेशान हुए, उतना तो परेशान आपके ब्रिटिशर्स से हो गए, उतना तो आपके भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो ब्रिटिशर्स खोखला कर दी। समझ में आया? वही यहाँ पे पूरी बातें कही गई हैं, उन्हीं को समझाया गया है कि औपनिवेशिक काल क्या था और उपनिवेश क्या होता है, इन दोनों में अंतर आपको यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। तो हमारे अतीत आपने क्लास 6 में पढ़ लिया है कि एक बहुवचन शब्द है, यह एक वचन शब्द नहीं है। समझ में आया? यह क्या है? बहुवचन शब्द है, यह आपको ध्यान रखना है। मतलब कि हमने कई अपने अतीतों पे ध्यान दिया, एक किसी अतीत पे ध्यान नहीं दिया। अब आगे देखिएगा, आगे यहां आपसे हम किस तरह जानते हैं, अब इसको समझने का प्रयास करें। देखिएगा, यहां आपसे कह रहा कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने पढ़ लिया है, अब देखो क्लास 6 में आपको पढ़ने से कितना मजा आ गया। अब आप सोचो कि क्या क्लास 6 यहाँ कनेक्ट नहीं कर रही है। आप अगर डायरेक्टली हम यहाँ उतार देते, आपको कहते कि बताओ 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार को कौन सा सोर्स अपनाना पड़ेगा, तो जो आप काम यहाँ सोचते हो आप सोच के आ चुके हो, पढ़ के आ चुके हो। थोड़ा बहुत तो आपको हिंट मिल गया ना कि पांडुलिपि लिखेंगे, पांडुलिपियों को देखेंगे, पुरातत्वविद जो खोज हुए उनको देखेंगे, अभिलेखों को देखेंगे, शिलालेखों को देखेंगे, उस आधार पे वो क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे प्रोबेबिलिटी के आधार पे। अब ये देखो कनेक्शन है कि नहीं है, इसी को मैं क्या कहता हूं, ये कड़ी। अब जो बच्चा डायरेक्ट अर्थ पे आ गया होगा और 6 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा, उसको अब यहाँ सोचने में समय लगेगा, हाँ भाई ये कैसे हम करेंगे, अब वहां पे पढ़ा नहीं, अब उसकी चीजें मिस हो गई। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि एक चीज दूसरे चीज से कनेक्ट होती है इतिहास में। अब देखिएगा, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अब देखिए, वही आपसे यहाँ पे समझाना चाहा कि 250 साल का अगर इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से सोर्स का इस्तेमाल करेगा, तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। देखिए, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए जितने भी सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अब यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा आपका दिमाग अब इस साइड में ले आना चाहता हूं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट थी, ये भी लिखित थी और हमारे इतिहासकारों को मिली होगी। तो अब हमारे इतिहासकार इस चीज से क्या समझ पाए कि अंग्रेज किस तरीके से शासन प्रणाली चला रहे थे। जैसे मान लीजिए कि जब आप संविधान पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आया और उस भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और उसमें से लगभग 265 बातें हूबहू हमारे संविधान सभा के लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, हमारे संविधान निर्माण में रख लिया गया। संविधान अच्छाई थी, अच्छी बातें थी। मतलब कि अब हमारे इतिहासकार जब यह इस अभिलेखों को पढ़ रहे हैं, जो उनको आम चाल के भाषा में लोग इसको देख रहे हैं, तो लोग समझ पा रहे हैं ना कि कितना अच्छी इनकी शासन प्रणाली थी। जैसे अभी आपने कक्षा 7 पे पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक में प्रशासन को किस तरीके से उन्होंने बताया। दोनों के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ, लेकिन जब दोनों के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी क्यों बेस्ट साबित हुआ रणनीतिक मामले पे इन मंगोलों से निपटने में, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो क्यों यहाँ पे थोड़ा सा फेल कर गया। इन दोनों का अंतर आपने देखा था। तो उसी तरीके से याद रखिएगा, यहाँ पे भी हम लोग इन चीजों को देखते हैं। इतिहासकार जो भी अंग्रेजों के रिकॉर्ड रखे गए हैं उनको देख करके समझने का प्रयास करते हैं कि किस किस तरीके से इन्होंने अपनी शासन प्रणाली चलाई होगी। जो अच्छी चीजें थी उनको हमारे संविधान में एक्सेप्ट किया गया कि भैया भारत में भी इस तरीके से शासन प्रणाली यहाँ चलाई जाएगी। और अगर किसी चीज में थोड़ा बहुत मान लीजिए 4 लाइन लिखी है, 5वां लाइन खराब है,
तो इसको यहीं पे हटा दिया गया और ये 4 लाइन रख लिया गया। मतलब कि भाई हम इस पे मेहनत करेंगे, उससे बड़े हमको बनी बनाई मिल गई है तो हम एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत जा रहा है। तो ये देखिएगा जो आपकी गृह विभाग को एक भेजी गई रिपोर्ट है, यहाँ पे आपको राइटर ये बताना चाह रहा है कि देखो कुछ इस तरीके की जो चीजें होंगी अंग्रेजों की, उनसे भी आपके इतिहासकार बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयास किए होंगे। अभी यही प्राचीन समय में पहुंच जाओ, तो प्राचीन समय में यही जो अभी आप कागज पे देख रहे हो, अब कागज का बोलबाला हो गया था। और उस समय ताम्रपत्र, आपने देखा होगा ताम्रपत्रों पे, भुर्ज के छाल पे, आपके ताड़ के पत्तों पे सुखा करके जो पांडुलिपियां लिखी गई थी, उससे पता लगाने का उस समय का इतिहासकार पता करते थे कि क्या उस समय चल रहा था। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे देखिए कागज आया तो अब बढ़िया बढ़िया कागजों पे लिखा जाने लगा। इनको पुस्तकालयों में, संग्रहालयों में अच्छे से संग्रहित रखा जाता था, सरकारी दस्तावेजों में रखा जाता था। जैसे मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन में जाते हो तो आपने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन में क्या होता है, आज के 20 साल पहले की अगर कोई फाइल है, किसी के ऊपर FIR है और आप जाके उस थाने में निकलवाना चाहो तो निकलवा सकते हो, क्योंकि उसको रिकॉर्ड भवन में रखा गया है। और मान लो जब हमारी सभ्यता खत्म हो जाए और वैसे रिकॉर्ड भवन में पड़ा हुआ है, जो इतिहासकार उस समय आएगा, क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक समझ पाएगा कि देखो यह कोई फलाना नामक का व्यक्ति था और यह रेप किया था, इस रेप के आधारित इसको ये सजा हुई थी। तो मतलब इतिहासकार यहां कह सकता है ना कि रेप किया था तो उस समय मृत्यु दंड इसको दिया गया था, फांसी दिया गया था। समझ में आ रहा है? कनेक्ट हो पा रही चीजें? ये कनेक्ट करना बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए देखो मैं बहुत स्लो रूप से लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि देखो 6 चैप्टर ही है, लेकिन इस 6 चैप्टर में इतना समरी दे दिया गया है कि अब इसी 3 जो आपकी क्लास 6, 7, 8 के आधार पे आप आगे की NCERT को समझ पाओगे। अब चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। अभी जो मैंने आपको बताया, देखो मैं पहले ही आपको कहानी समझा दे रहा हूं, फिर इसको पढ़ रहा हूं। अब आगे की तरफ देखिएगा। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। जैसे देखिएगा, यह गृह विभाग को एक रिपोर्ट बेची गई थी, तो वहां पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा गया, पढ़ लीजिएगा। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों के सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीश ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजों को लिखते थे। आज के समय में आप देखते होंगे यही सारी चीजें टाइपिंग होती हैं। टाइपिंग आपने देखा होगा, टाइपिस्ट बैठा होता है, टाइपिंग करता रहता है। उसके पहले जब टाइपिंग वाली मशीन नहीं थी तो आपने देखा होगा टाइपिंग से पहले टंकड़ था, बड़ा बड़ा ऐसे खट से करते थे, पेन पेज लगाते थे, फिर ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे करके इस तरह करते थे। उसके पहले आपने देखा होगा ये भी नहीं था, तो लोग क्या करते थे, अपने जो सुंदर लिखने वाले व्यक्ति थे उनको हायर किया जाता होगा सरकारी विभागों में, और उनका काम केवल यही होता होगा कि दिन भर बैठ के दस्तावेजों को सुंदर भाषा में लिखो, इसको अभिलेख या इसको संग्रहालय में या पुस्तकालय में हमें रखवाना है एक रिकॉर्ड के तौर। ठीक है। 19वीं सदी के मध्य तक देखिएगा, अब छपाई की बात आ गई। 19वीं सदी के मध्य तक, अब देखो मेरे प्यारे साथियों, 19वीं सदी आप लोग समझ गए होंगे, इस क्लास में आ गए हो तो ध्यान रखना। आपको मैंने क्या कहा था कि जब भी किसी सदी का नाम लिया जाए, जैसे मान लो आपसे कहा कि 19वीं सदी, तो 19वीं सदी का मतलब कि 1800 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच की बात कर रहा है। 18वीं सदी की बात कर रहा है, मतलब कि 1700 से लेकर के 1800 के बीच के मोटा मोटा बात कर रहा है। तो यह एक मोटा मोटा 100 वर्षों का अंतराल होता है। तो 19वीं सदी के मध्य तक आपने क्या देखा कि कहीं ना कहीं आपके यहां छपाई का आविष्कार हो चुका था, मतलब कि 1850-55 के आसपास के समय टाइम पीरियड को ये कह रहा है। देखो टाइम पीरियड इसका एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक लगभग वहां पे हम लोग पहुंच गए कि इस 1850 से 55 या 60 के दौरान में आपका छपाई वाला केंद्र जो था वो आ गया। ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे कह रहा है कि छपाई तकनीकी भी फैलने लगी थी। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। मान लीजिए
एक व्यक्ति बैठ के लिख रहा है, तो पहले क्या होता था कि आप लिखे रहे हैं। अब आज के समय में क्या है, आपने कुछ चीजें लिखा और उसका आप चाहे तो 50 गो, 100 गो, 200, जितना चाहो उतना फोटो कॉपी करो। इससे क्या होता है कि आपने उसको एक बार लिखा और आपने उसका 100 फोटो कॉपी करा लिया। पहले के समय में जब ये छपाई मशीन नहीं थी तो ये पॉसिबल बहुत कम था कि लोग कई प्रतियां लिख पाए, क्योंकि भाई सुंदर लिखने वाले भी चाहिए और इनके रिकॉर्ड भी ज़्यादा थे। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक एक चीज़ें ही मौजूद होती थी और यहाँ पे उनकी प्रति बना पाना बहुत मुश्किल होता था। समझ में आया? अब आगे देखिएगा, कह रहा है कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अब ये क्या है, कह रहे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए आपको सही ढंग से जानना जरूरी है। समझिएगा, अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं, आपने कहा भैया हम सीटेट की तैयारी करते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि कैसे निकलेगा, आप कहेंगे भैया हम पढ़ लेंगे निकल जाएगा, तो मैं कहूंगा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन यहां अंग्रेजों से समझिए। अंग्रेजों ने अगर पूरे भारत को देखो रणनीतिक तौर पे पहले जीता, पहले समझा और फिर उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा करना शुरू किया कि कैसे कैसे हमारी क्या कमजोरियां हैं, उनको दूर किया, उनके बारे में समझा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह है, क्योंकि ये तो विदेशी थे, ये तो भारत को जान नहीं रहे थे। और फिर उन्होंने भारत को जानने के बाद से एक एक क्षेत्र पे कब्जा किया और धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा करते चले गए। तो उसी तरीके से अगर आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना चाहे, आप अन्य कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो, तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेबस को समझो कि भाई पूछा क्या जाता है। चलो ठीक है, इतिहास पूछता है तो इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक पूछता है ये हम निकालेंगे। हम उस टॉपिक को क्यों पढ़ें जिससे हमको पूछा ही नहीं आएगा क्वेश्चन। समझ में आया चीजें? अगर हमें मैथ पढ़ना है तो हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें कि हमारे सीटेट में यह काम करेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसको समझने के लिए पीवाईक्यू लगाते हो कि पिछले 20 सालों में कहां कहां से प्रश्न पूछे गए। तो अंग्रेजों ने भी सर्वेक्षण के महत्व को पहले बढ़ावा दिया। उन्होंने पूरे भारत पे धीरे धीरे सर्वेक्षण किया। उसके बाद भारत के एक एक क्षेत्र को जहां उनकी जरूरतें पूरी हो सकती थी उनको जीतते चले गए और उन पे अपना कब्जा, आधिपत्य जमाते चले गए। आगे देखिएगा, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। अब ये क्यों लगाया जाता था? ताकि कच्चा माल हम वहां से प्राप्त कर सके। समझ में आया? अब एक बात बताइए, नील की खेती कुछ ही जगह क्यों करवाए? क्योंकि वहां पे जब यही सर्वेक्षण करवाए होंगे तो पता चला होगा अच्छा बिहार वाला क्षेत्र जो है यहाँ मोटा मोटा नील की खेती बहुत होगी और हम लोग अब कपड़ा बनाएंगे तो रंगाई के लिए हमको नील चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो नील की खेती, चंपारण आंदोलन आप लोग पढ़ते हैं कि गांधी जी गए और यहाँ पे जो ये लगान की दर थी, जो इनकी नील की खेती जबरन 3/20 भाग पे कराई जा रही थी, उसको किस तरीके से थोड़ा कम करवाए, रियायत दिलवाए। तो ये यहाँ से अंग्रेज ने पहले शुरू में भारत की मिट्टियों को समझना शुरू किया, कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, मतलब कि जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, कहाँ पे सूती कपड़ा मिल सकता है, कहाँ पे सोरा मिल सकता है, कहाँ पे उत्तम क्वालिटी का अफीम मिल सकता है। इस तरीके से उन्होंने पूरे मानचित्र को बना करके तब धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप कब्जा करना शुरू किया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, आपने देखा होगा। अब सोचो, समझने का प्रयास करना। 1 मिनट का आप लोग समझ दीजिएगा। अब समझने का प्रयास करिएगा। आपने देखा होगा कि जनगणना कंपटीशन में हमेशा जनगणना पूछता है जीएस के सेक्शन में। 2011 की जनगणना भी चल रही है, मतलब उसी को कंपटीशन एग्जाम में पूछ रहा है। चलने का मतलब ये बोला, नई वाली अभी कब आ जाएगी ये नहीं पता है। तो अब कंपटीशन में देखो बहुत सारे बच्चे जनगणना रटते हैं कि अच्छा भारत में लिंगानुपात कितना है, भारत में मृत्यु दर कितना है, अपने राज्यों का रटते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं समझने का प्रयास करते हैं कि जनगणना लाया क्यों गया। तो देखिएगा यहाँ पे 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाती थी।
ये जनगणना जो आपने देखा था कि लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार 1772 में कराया गया, सॉरी 1772 नहीं, आगे और भी कराया गया, और उसके बाद से आपने देखा कि 1881 से इसको पूर्ण रूप से लगातार हर 10 वर्ष पे जारी किया जाता है, आज तक आपके जारी किया जाता है। इसका रीजन ये था कि अंग्रेज समझना चाहते थे कि यहाँ पे इस जो स्पेसिफिक क्षेत्र है इसमें जनसंख्या का बढ़ाव क्षेत्र कैसा हो रहा है, उस पे उसके आधार पे यह वहां पे कंट्रोल करना चाहते थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जनगणना को लाए होंगे। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवस्था, व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो जो आज आप देखते हो वन सर्वेक्षण आता है ना, कि पूरे भारत में जंगलों में कौन से जंगल उपयोगी हैं, कितने जंगल हैं, कौन राज्य पहले पे है, ये अंग्रेजों के समय से ही चलता चला आ रहा है। और आज भारत सरकार अपने हेल्प के तौर पे उसको यूज करती है कि भाई इससे पता होना चाहिए कि भारत में क्या है, और भी जंगल उपयोगी जो बातें होंगी वहाँ पे वो कर सकते हैं। इन जंगलों में जानवर कितने हैं, आपने देखा होगा कि बाघों की संख्या कम हो रही है, तो बाघों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, विभिन्न तरह की उनके लिए काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। जैसे देखिएगा, यह इस समय का एक पौधा है और यह शरीफे का पौधा है। किसका पौधा है? शरीफे का। और यहाँ पे देखिएगा अंग्रेजों ने इसके बारे में ध्यान रख लिया है कि भाई ये शरीफा किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो यहाँ पे एक इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस पौधे को यहाँ पे एक तरीके से बढ़ाने की बात की जा रही है कि इनका खेती हम कैसे करवा सकते हैं, इन शरीफे के फल को हम कैसे खा सकते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वही आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिएगा, अब कह रहा है कि अधिकृत रिकॉर्ड से नहीं पता चलता। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता? क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, रिकॉर्ड के इस भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी तस्वीरों, सरकारी रिकॉर्ड हैं। ठीक ना, ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। स्वाभाविक सी बात है, ये जितने भी रिकॉर्ड्स आपके संग्रहालय में या पुस्तकालय में रखे गए हैं, इससे तो व्यक्ति यही समझ पाएगा ना कि उस समय की शासन प्रणाली कैसे चल रही थी, लेकिन उस समय के लोग क्या फील कर रहे थे, लोगों के ऊपर किस तरह की चीजें की जा रही थी, लोग प्रताड़ित हो रहे थे कि बहुत खुश थे, इसके बारे में जानकारी तो नहीं मिल पाएगी। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कहां से करेंगे? आइए देखते हैं। देखिएगा, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं, ये महत्वपूर्ण होती हैं, जो ये बताती हैं कि हम उस समय के जीवन को, उस समय के सामाजिक जीवन परिवेश को किस तरीके से चलता था, इसको समझने में ये सारी चीजें मदद देती हैं। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड तो संग्रहालय में सुरक्षित रहता था, तो आराम से मिल जाता है, लेकिन इन सारी चीजों को प्राप्त करने में दिक्कत है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि जब फोन का समय नहीं था तो आप क्या करते थे, डायरियों में नंबर लिखते थे और आप 1 रुपए का कॉइन डालते थे और उस डायरी में से नंबर देखते थे, 1 मिनट बतियाते। तो अब मान लीजिए या कभी किसी इतिहासकार को हमारी सभ्यता जब खत्म हो जाएगी और किसी को मिलेगा तो उसको ये तो पता चलेगा ना कि फोन का आविष्कार आ गया था, लोग एक जगह से दूसरी जगह बात करने लगे थे, लेकिन लोग कहीं ना कहीं डायरी रख रहे थे। मतलब कि अभी प्रॉपर रूप से हर लोगों तक फोन की पहुंच नहीं थी, क्योंकि फोन में कॉन्टेक्ट नंबर भी सेव होता है। अगर डायरी में वो व्यक्ति लिख रहा है, मतलब कि अभी प्रॉपर पहुंच फोन तक सबकी नहीं थी। तो यहाँ पे देखिएगा, डायरी, तीर्थ यात्रा, यात्रियों, क्योंकि भाई तीर्थ यात्री कोई आएंगे तो वो देश के समाज के बारे में लिखेंगे, यात्राओं का विवरण देंगे कि हम यहाँ गए,
हम लोगों को देखे, हम यहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण किए, हम इनके यहाँ खाना खाए, ये खाना हमें मिला था। तो इससे सामाजिक जीवन के बारे में पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो ये धीरे धीरे छपाई का ही देन है कि धीरे धीरे इतिहासकारों को जितनी मुसीबतें प्राचीन काल में हुआ करती थी उतनी मुसीबतें अब अपने इतिहास को जानने में नहीं हो रही। ठीक है, क्या लगता है आपको आज के समय में इतिहासकार को हर जगह दिक्कत होती होगी? नहीं होती होगी। हाँ, सिर्फ पुरातात्विक खोज अगर कहीं कुछ मिल रहा है तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे मशीन अब तक डेवलप कर दिए गए होंगे साइंस के द्वारा कि उसको भी ऐसे लगाओ, पता चल जाता होगा कितना वर्ष पुराना है और इसके बारे में प्रोबेबिलिटी तय करती जाती है। आगे कर रहा है, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाला गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजरा। मतलब कि हमने सरकारी रिकॉर्ड तो देख लिया और हमने यह भी देख लिया सरकारी रिकॉर्ड के बाद कि भाई वहां के डायरियों से, किताबों से क्या चीजें थी, लेकिन इसमें जो आदिवासी वर्ग थे, जो किसान वर्ग थे, जो खदानों में काम कर रहे थे, जो अपनी अभी जीविका के लिए काम कर रहे थे, उनके बारे में कौन लिखेगा भाई? उनके बारे में हम कैसे जानेंगे? मतलब अभी भी हम महत्वपूर्ण रूप से चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। आगे कह रहा है कि अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। अब आप यहाँ पे चलते हैं आगे की तरफ, तो मतलब आपसे यहाँ पे यही कहा कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे आपको ये बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिएगा, आपसे कह रहा है कि आइए कल्पना कीजिए। अब यहाँ हम जो चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, देखिए, आइए कल्पना करें। अब देखिएगा आपकी कुछ थॉट प्रोसेस बढ़ेगी, हल्का सा आप सोच ले जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। आप मान लीजिएगा कि आप एक इतिहासकार हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आजादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए हैं। इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र बहुत ही दुर्गम है, वहां पे हम आजादी मिलने के बाद क्या इस तरह के बदलाव वहां पे खेती में देखने को मिला होगा, इस पे आपको कह रहा है विचार करने के लिए। आप विचार करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करिएगा कि इसका क्या आपने आंसर सोचा। अगर 10 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो 10 लोगों के 10 पॉइंट आएंगे, तो 10 पॉइंट आप जरूर दीजिएगा। और उन 10 पॉइंट्स को अगर एक अन्य विद्यार्थी देख रहा है तो 10 उसके पास पॉइंट आ जाएंगे, उस आधार पर वो 11वां पॉइंट सोच सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन कहा कि जेम्स मिल ने, अच्छा ये सही गलत है ये तो आप लोग करिएगा, ये तो सिर्फ टॉपिक वाइज है, ठीक है। सीटेट वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, इनको भी देखते चलेंगे। अब देखिएगा, आइए विचार करें। ये सिविल सर्विसेज वाले जो बच्चे हैं जो मेंस देंगे उनके लिए है, यहाँ पे विचार कर लेंगे। सीटेट वाले चले जाएंगे। अब जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। देखो कितना शानदार तरीके से हमने समझाया। समस्या तो मेन एक रीजन यही तो था कि भाई हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश काल करके आप बांट दिए तो आप बाकी के लोग कहाँ गए, बाकी को हम नहीं समझ पाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं, अच्छा कौन सा इतिहास पढ़े, कहा ब्रिटिश काल इतिहास। हम पूछे भाई ब्रिटिश काल में और भी तो राजा थे, क्या मुगल नहीं थे? मध्य तक तो मुगल थे ही, उनके बारे में जान रहे हो? अरे तो उनको तो हम मुसलमानों में पढ़े हैं, और किसी के बारे में कैसे जानोगे? समाज के बारे में कैसे जानोगे? बौद्ध के बारे में कैसे जानोगे? जैन के बारे में कैसे जानोगे? दूसरा देखिए, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो आपने देखा था कि किस तरीके से इन लोगों ने अभिलेखागार बनवाया, संग्रहालय बनवाया, पुस्तकालय बनवाया। उस तरीके से इन्होंने उसको अच्छे से लिखवा के, जब छपाई वाले यंत्र आ गए तो उसको छपाई करा के कई प्रतियों में सुरक्षित रखा। चौथा पॉइंट आपसे कह रहा है कि इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो यहाँ पे आपको तुलना करना है। अब आपने देखा होगा कि इतिहासकार और पुलिस में क्या अंतर होता है, किस तरीके से यहाँ पे आपके इतिहासकार अखबारों से जानकारी जुटाते हैं और वहीं पे पुलिस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से वो किस तरीके से अलग होती है। तो ये आपको यहाँ पे सोचना है इस पे। ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, ये जो दिया है कि आइए करके देखें, इनको भी आप लोग देखते रहिएगा। और यहीं पे मेरे प्यारे साथियों आपका ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। चलिएगा चलते हैं सेकंड चैप्टर पे। और सेकंड चैप्टर आपका है व्यापार से
साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है।